खैर, सबसे पहले हमारे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, उसमें क्या आता है, कुछ याद है? फर्स्ट ईयर का तो तुम लोगों को याद नहीं था, सेकेंड ईयर का याद है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना? और सारा का सारा लर्निंग पार्ट है, लेकिन है बड़े मजे का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आखिर किस बीमारी से या किस कोशिश से जद्दोजहद के तहत मार्केट में वजूद में आया है। ठीक है, नंबर वन। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है J.W.Dob और इन्होंने 1829 में प्रेजेंट किया था लॉ ऑफ राइट। इनका ये कहना था कि अगर हम ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स की बात करें, ट्राइड जिसे आप कह रहे थे, कि इन अ ग्रुप ऑफ थ्री सिमिलर एलिमेंट्स, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट is approximately the arithmetic mean of the extreme elements। अब इसकी क्या क्या हम एग्जांपल्स दे सकते हैं? तो हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइड के अंदर तीन ट्राइड्स भाई ने बनाए थे, ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ट्राइड था जो बनाया था इन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और इनका ये मानना था कि लिथियम का मास 7, पोटेशियम का मास 39, अगर हम इन्हें ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आंसर आता है 23, जो कि एटॉमिक मास है सोडियम का। सेकेंड ट्राइड इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, जिसमें क्लोरीन का मास था 35.5, आयोडीन का मास था 126.5। और अगर हम इन्हें ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 81, जो कि क्लोज है या तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। इसी तरह से जो तीसरा ट्राइड इन्होंने बनाया था वो बनाया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास था 40, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास इन्होंने निकाला था थ्रू एवरेज, बेरियम का था 137/2। आपको अब ये ज़ाहिर है याद करना पड़ेगा हिसाब किताब कि इन्होंने कौन कौन से ट्राइड बनाए थे और किस किस तरह से एवरेज निकाला था। तो तीन ट्राइड इनके पास मौजूद थे। इस लॉ की जो लिमिटेशन थी, जो इस लॉ का फेलियर था, वो क्या था? तो सबसे पहली चीज इस लॉ का फेलियर ये था कि इन्होंने he was unable to arrange all the known elements, यानी कि सारे के सारे जो नोन एलिमेंट्स थे उस वक्त उस जमाने के, इन्होंने उसको अरेंज नहीं किया। इन्होंने कितने अरेंज किए? इन्होंने सिर्फ 9 अरेंज किए, जबकि टोटल उस वक्त 11 डिस्कवर्ड थे। तो सवाल ये उठता है कि यार 9 क्यों अरेंज किए, बाकी क्यों नहीं अरेंज किए?
तो ये सबसे बड़ा इनका डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लॉ प्रेजेंट करने के लिए आए थे वो कौन थे? वो थे न्यूलैंड। लोगों को ये भी याद नहीं है। न्यूलैंड का जो क्या कहते हैं लॉ था, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्होंने प्रेजेंट किया था 1864 से 1869 के बीच में। ये ध्यान में रखिएगा, आप एमसीक्यूज में 65 आए, 66 आए, 67 आए, 68 आए, 69 आए, सारी की सारी डेट सही होंगे। ठीक है, अच्छा जी। फिर इनका लॉ क्या था? इनका लॉ ये था, अगर हम उसकी स्टेटमेंट के ऊपर जाएं तो स्टेटमेंट याद है किसी को इसकी? तो स्टेटमेंट थी एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम a given one if they are arranged on the basis of increasing atomic masses have similar जबरदस्त और यह जबरदस्त have similar properties as the first one, like an octave in music। हाँ, ज्यादातर बच्चों को ये बात पता होती है जो आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि भाईजान न्यूलैंड जो थे ना, वो एक जो है वो गाना गाने वाले आदमी थे, गवैये इंसान थे, इनकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं थी। और ऑक्टेव इन म्यूजिक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो म्यूजिकल जो रिदम्स होती हैं, जो टोन्स होती हैं, वो रिपीटेड होती हैं। रिपीटेड होने का क्या मतलब है? आप कोई भी सॉन्ग सुने, आप कोई भी टोन सुने, आप कोई भी रिदम सुने, उसमें एक रिपीटेड नेचर होती है। ठीक है, बेसिकली स्पीकिंग कहा यह जाता है कि दुनिया में जो म्यूजिक है उसकी 8 डिफरेंट टोन्स बनाई गई, सिर्फ 8 ही टोन्स बनाए, बल्कि 7 टोन्स बनाई गई हैं, और 7 के बाद जो 8 टोन होती है वो फर्स्ट वाले की रिपीटेड होती है। तो ये बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का या म्यूजिकल साइंस का एक जो है वो पैटर्न है। कोई भी सॉन्ग कैसा भी हो, उसके लिए हमें 7 डिफरेंट टोन चाहिए। किसी में कोई टोन ज़्यादा होती है, किसी में कोई टोन ज़्यादा होती है, बट होती 7 है। जैसे अगर हम बात करते हैं ना पियानो की, तो पियानो की एक एग्जांपल ले लें, उसकी बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं ना, हम हर की प्रेस करते हैं एक अलग साउंड आता है। तो आफ्टर एवरी 7th की जो 8th वाली होगी ना, वो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो वो क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो रिपीटेड होती है, बस थोड़ी सी लाउड होगी या थोड़ी सी डिम होगी, फर्क नहीं होगा टोन में, टोन वही होगी, बस इंटेंसिटी का थोड़ा सा फर्क होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से न्यूलैंड भाई ने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर, तो शुरू इन्होंने किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक। तो अब इसमें इन्होंने 8 का काउंट हमें सिखाया कि भाई एक काम करो, 8 काउंट करो, यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। तो ये जो 8 वाला है, बेटा एक मिनट, तो ये जो 8th एलिमेंट है सोडियम, ये रिपीटेड है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच कर रही हैं। तो भाई न्यूलैंड साहब का कहना था कि अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर, तो आप लोगों ने कभी जिंदगी में पीरियोडिक टेबल देखा है बच्चे लोग? अगर आप अपने सामने अभी पीरियोडिक टेबल रख लें, खोलने में कामयाब हो जाएं, तो आपको नजर आएगा कि मैंने जो है वो सेकेंड पीरियड लिखा हुआ है और थर्ड पीरियड लिखा हुआ है, ऐसा ही। तो यानी कि इनकी अचीवमेंट ये है कि आज भी जो है वो जो अरेंजमेंट है वो इनका वैलिड है और बिल्कुल सही है। तो 1 मिनट के लिए आप पीरियोडिक टेबल जरा स्टडी करें। आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो अब 20th सेंचुरी का या 21st सेंचुरी का पीरियोडिक टेबल है, वो ज़माने में भाई ने जो 19th सेंचुरी में दिया था उसके साथ बिल्कुल मैच करता है, उसके फर्स्ट 2 पीरियड्स बिल्कुल मैच करता है। और लिथियम के नीचे एग्जैक्टली आपको सोडियम मिल जाएगा, यानी कि ऐसे ही है ना। और अगर फिर हम फॉर एग्जांपल थोड़ा आगे चले जाएं, यानी कि बेरिलियम से हम शुरू कर लें, तो बेरिलियम से शुरू करेंगे तो हम मैग्नीशियम पे एंड करेंगे, है ना। तो इसी तरह से हमें बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर बोरॉन से शुरू करेंगे तो एल्यूमिनियम पे एंड करेंगे, तो बोरॉन के नीचे हमें क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम मिल जाएगा। कार्बन से शुरू करेंगे तो कहाँ पे एंड करेंगे? सिलिकॉन पे एंड करेंगे। तो कार्बन के नीचे हमें ग्रुप 4 में सिलिकॉन मिल जाएगा। तो ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समझ लें अचीवमेंट थी कि इन्होंने, भाई साहब ने, इतने ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त का क्या कहते हैं एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की या हमें दिया। ठीक है, तो ये इनके लिए क्या कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन था। तो लोगों को ये बात समझ में आना शुरू हुई कि यार ये जो पीरियोडिक टेबल बनाने की साइंस है ना, ये बड़ी सिंपल सी साइंस है। बजाय इसके कि हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके पढ़ें, हम इनको ग्रुपिंग में भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम इनको ग्रुपिंग में पढ़ेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी, ज़िंदगी बागवाह हो जाएगी। एक को पढ़ने के बजाय हम पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो न्यूलैंड ने बड़ी कामयाबी से क्या कहते हैं ये अरेंजमेंट दे दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई न्यूलैंड बड़े ज़बरदस्त किस्म के साइंसदान थे और बड़ी तारीफें हो गई इनकी। अब इनको लगाते हैं हम फेलियर जो, भाई इनका फेलियर भी था। तो इनका फेलियर क्या था? किसी को याद है? किसी ने सुना है? तो इनका फेलियर क्या था? ग्रेटर एटॉमिक मासेस पे अप्लाई नहीं होता। ओके। वर नॉट एकोमोडेटेड। अच्छा, 9th एलिमेंट कौन सा रिपीट कर रहा है फातिमा? नहीं, 9th एलिमेंट वाला तो पता है मेरा, मतलब नोबल गैसेस तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये तो बात मुझे भी पता है। नोबल गैसेस आर नॉट इंक्लूडेड।
लेकिन ये 9th एलिमेंट वाले कहाँ से लेके आएंगे? 9th एलिमेंट वाली बात मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी। तो नोबल गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड, इन्होंने स्किप कर दिया था उनको। इसी तरह से सबसे ज्यादा मजे की चीज मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन वॉज नॉट इंक्लूडेड। हालांकि हाइड्रोजन उस वक्त डिस्कवर्ड था, लेकिन हाइड्रोजन इन्होंने नहीं रखा था। अगर हाइड्रोजन अगर ये रखते तो कहानी ये होती कि फिर ये सारा का सारा लॉ, सारा का सारा लॉ क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक बेटा बात समझ में आती है सबको? आप सब बेवकूफों को यहाँ तक बात समझ में आती? इसे हम सेव कर लेते हैं ताकि हम जो है वो आगे जाएं। और अब हम जाते हैं नए। चलिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसकी आती है? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है भाई लॉथर में की। दायरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर फेलियर निकल आए। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब लॉथर मेयर की बात करें तो लॉथर मेयर ने भी कुछ हरकतें की हैं। तो लॉथर मेयर ने भी ऑलमोस्ट वही काम किया था जो न्यूलैंड ने किया था, यानी कि उन्हीं डेट्स में किया था। इन्होंने पहले अपना डेटा प्रेजेंट किया था 1864 में, लेकिन उसको फाइनलाइज किया था मेंडलीव भाई के साथ वाले ईयर में 1869 में। ठीक है, नंबर वन ये याद इसलिए करनी है क्योंकि भाई ये पेपर में आ सकते हैं, ये हमें ख्याल रखना है। जाहिर है वो लॉथर मेयर के अंदर ये तो नहीं बोलेगा ना कि राइट एन एस्टे और लॉथर मेयर, तो एमसीक्यूज के अंदर उसको डेट बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो वो ये पूछ सकता है। अब लॉथर मेयर ने क्या किया? लॉथर मेयर ने ग्राफ प्लॉट किया। अब इन्होंने कर्स किस तरह से प्लॉट किए? इन्होंने भाई ने, हमारे अल्लाह के बंदे ने रखा एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे इन्होंने रखा ग्राम एटॉमिक वेट, उसको ये कह रहे थे। तो इतनी लंबी बात कहने से बेहतर था कि ये उसको सीधा सीधा कह देते एटॉमिक या मोलर मास कह देते। ठीक है, लेकिन बहरहाल आइडिया ये नहीं था कि एटॉमिक वॉल्यूम रखा जाए, आइडिया ये था कि वाई एक्सिस पे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी रखी जाए। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है मेल्टिंग पॉइंट, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये कितने अच्छे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाता है, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है, क्या वाटर कंडक्टेंस शो करता है, या हीट कंडक्टेंस शो करता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। इसमें से सिर्फ एक हमारी किताब डिस्कस करती है, हम उसको ही जहन में रख लेते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम की वो बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम और इनके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, अ, हाँ, एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने डिस्कशन किया हमारा, और एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने जो ग्राफ बनाया उसमें इन्होंने देखा कि कुछ ना पीक्स बनती है इस तरह से। अब ये जो पीक्स बनती है इनके ऊपर इन्होंने देखा कि भाई जो सिमिलर मेटल्स है ना वो सिमिलर पोजिशंस पे आते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं वो सारे सिमिलर हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है,
पोटेशियम है, रुबीडियम है। इसी तरह से जो हमारे पास क्या कहते हैं दूसरा ग्रुप ऑफ सिमिलर मेंबर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई, ये तो पीक पे थे ना, तो हो सकता है कोई बॉटम में भी आता हो यहाँ पे वैलीज। तो इन्होंने एक टर्म यूज की थी पीक और एक टर्म इन्होंने यूज की थी वैली। पीक वाले भी सेम थे, वैली वाले भी सेम। तो इनका जो पीरियोडिक लॉ था अगर निकाला जाए, वैसे तो इन्होंने कोई लॉ नहीं दिया, कोई बात नहीं कही, लेकिन अगर समझने के लिए एक जुमला लिखा जाए तो वो ये था, सिमिलर एलिमेंट्स occupied similar positions in the curve। यानी कि जो सिमिलर था उसकी पोजीशन सेम थी। अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो वो इसी से मिलेगा जो यहाँ पे मौजूद है, जो ऊपर मौजूद है वो उसी से मिलेगा जो सबसे ऊपर मौजूद है। तो ये क्राइटेरिया था, ये था लॉथर मेरा, सिंपल सा देखा जाए तो चार्ट। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिस्कशन जो है वो अ, इनका मौजूद नहीं है, या इनका कोई डिटेल्ड और आर्गुमेंट मौजूद नहीं है। ये बताएं बेटा, ये बात समझ में आती है कि इन्होंने क्या किया था? अच्छा, एक और चीज मेंडलीव पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैट वाज अल राजी। अल राजी ने क्या किया था? अल राजी ने दुनिया में सबसे पहले, आप समझ लें, सबसे पहले दुनिया के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। यानी कि अल राजी ने सब्सटेंसेस को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेपरेट करने का सबसे पहले जो है ना बेड़ा उठाया था। यानी कि इनके सामने जो चैलेंज था वो ये था कि आपने नाम सुना अल राजी का? वैसे नाइन केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे। He was an expert surgeon and was the first person to use opium as an anesthesia, पता नहीं क्या इस तरह तो पढ़ते थे। तो अगर आप बात करते हैं कि सबसे पहले, यानी कि इन सबसे भी पहले किया है तो अल राजी ने किया। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन के किस किस तरह से जो है वो हमें पीरियोडिसिटी के बेसिस पे अरेंज करना चाहिए। एक जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अल राजी की क्लासिफिकेशन जो आज भी किसी हद तक वैलिड है वो ये बड़ी ब्रॉड सी थी। तो उसमें ये था कि इन्होंने ना चीज़ों को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन्स। ओरिजिन्स का क्या मतलब है कि भाई कोई चीज़ कहाँ से आई है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन कंपाउंड है, इनका ये कहना था कि ये इनका ओरिजिन है लिविंग ओरिजिन। अब ये लिविंग ओरिजिन में कहाँ ले गए, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म से आए हैं। मीथेन गैस है, फॉसिल है, कंबस्शन से बनती है, कंबस्शन के लिए यूज होती है, और वो फॉसिल जो पुराने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके रिमेन्स हैं, वो गल सड़ गई हैं, उनसे बन रही है। ठीक है, और एक ओरिजिन इन्होंने रखा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ओरिजिन में इन्होंने बाकी सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा, यानी कि बाकी सारे कंपाउंड, ऑल अदर। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जाहिर है इसमें करेक्शन भी की गई कि सारे कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होते, कार्बन के ऑक्साइड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन फिर इनकी क्लासिफिकेशन बहरहाल उस वक्त के हिसाब से सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थी। ठीक है, तो इन्होंने ओरिजिन्स की बुनियाद के ऊपर कि कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई है, सबसे पहले इन्होंने इसका काम किया, सबसे पहले इन्होंने बताया। ठीक है, ये बताएं, ये बात समझ में? गुड। इसके बाद आते हैं हम लॉथर मेयर के फेलियर के ऊपर। तो लॉथर मेयर का फेलियर क्या था भाई? लॉथर मेयर का फेलियर ये था कि ये एक अनक्लियर पीरियोडिक टेबल है, इसमें कोई पीरियोडिक लॉ नहीं, इसमें कोई बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी मौजूद नहीं है कि हम किस तरह से किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अगर हमें किसी को पीरियोडिक टेबल बताना पड़ गया तो पीरियोडिक टेबल पहले ही इतने मसले मसाइल का शिकार है, ऊपर से हम उसको ग्राफ बना के बात समझाएंगे तो और भी उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसी वजह से, यानी कि लॉथर मेयर के फेलियर ही की वजह से बेसिकली भाई मेंडलीव कामयाब हो गए। तो मेंडलीव साहब जो है वो कामयाब इसीलिए हो गए थे, इनका नाम क्या था वैसे? तो ये थे रशियन। ठीक है, रशिया से भाई बोर्ड होके आए थे,
और कुछ लोग कहते हैं द्विमितिव और कुछ लोग कहते हैं दिमित्रिव। अब आपको जो याद रहे आप वो याद कर लीजिएगा, जो पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों में से कोई भी याद नहीं रहेगा। तो दिमित्री मेंडलीव भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ड्रीमिटिव मेंडलीव। तो जो भी आप कहना चाहें उस हिसाब से इन्होंने लॉ दिया था 1871 में। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर इनकी डेट आती है 1869। तो दोनों डेट्स यानी कि लॉथर मेयर का फेलियर और मेंडलीव का जो क्या कहते हैं कारनामा है, वो बुनियादी तौर पे एक ही साल में है, जिसकी वजह से लॉथर मेयर का मजीद बेचारे का फेलियर इनहेंस हुआ और वो मजीद तबाह बर्बाद हो गया जिंदगी के। एक मिनट बेटा। तो मेंडलीव ठीक है। अच्छा वापस आते हैं। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था भाई, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे अच्छी चीज ये थी कि मेंडलीव ने वाकई में एक पीरियोडिक टेबल बना के हमें दिया था। अब मेंडलीव ने हमें पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, इस बात का क्या मतलब है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमें आइडिया हुआ था कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक होते हैं क्या, ग्रुप्स, जिन्हें हम कहते हैं क्या, जिन्हें हम कहते हैं आजकल की जबान में फैमिली। यानी कि इनका मानना ये था कि एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने कहा था कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स भी हो सकता है। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, अच्छा उनके फिर क्या कहते हैं इसी हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ होती थी कि इतने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, तो ये पीरियड्स हो गए इसके हॉरिजॉन्टल। इनको हम खानदान नहीं कहते हैं, इनको हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा कुछ बुक्स ये कहती हैं कि इनके पास जो है वो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, कुछ कहती हैं कि 12 थे। तो अब हम क्योंकि अपनी सिम बोर्ड की किताब को जाहिर है ज़्यादा अहमियत देंगे, तो 8 ग्रुप्स को आप जहन में रखिएगा और 7 रोज को आप जहन में रखिएगा। तो इसीलिए जो हमारा, आपने शायद अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों के जहन में तो होगा, आप लोग तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई होते ही नहीं है। तो 8 ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे तो आज भी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाले की बात कर रहे हैं उसको कंपेयर कर लें तो उसमें 8 ए और 8 बी मेंबर्स होता है ना। इसी तरह से 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही पीरियड्स होते हैं। ठीक है बेटा, मीटिंग रिज्वाइन करें प्लीज।